हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम 2021 के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम 2018 के टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हमने फीमेल शिफ्ट वाला पेपर को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस को कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, करेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको क्या है, ऑर्डर सेट करना है, ऑर्डर लगाना है। यहाँ पर क्या एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते हो, तो आपको पता होगा कि 2018 में जो पेपर हुआ है, जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें मेल शिफ्ट के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस मेल शिफ्ट के पेपर में, दोनों ही पेपर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो 2018 की ही क्वेश्चन है, बट डिफरेंट शिफ्ट में सेम टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आया है। क्वेश्चंस अलग अलग हैं बट टॉपिक सेम है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो। और इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे देखते हैं, जितनी ज़्यादा ये नेगेटिव वैल्यू होती है, मोर नेगेटिव इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि उतना ही ज़्यादा एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। सेम ऐसे ही आप बोल सकते हो इसके लिए वाइस वर्सा, कि जितनी कम नेगेटिव वैल्यू आएगी उतनी क्या हो जाएगी, लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। या फिर आप बोल सकते हो कि लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये साइज़ पे डिपेंड करेगी। क्या है भाई, ये साइज़ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन, क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करा रहे हो वो क्या है, इजीली ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, साइज़ छोटा होने की वजह से। क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से क्या है भाई, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। तो जिसकी वजह से क्या है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो रहा है वो क्या है, पुल होगा और वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या, देखो स्टेबल बनेंगे। अब जैसे आपने देखा ही होगा, एफ क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास यहाँ पर वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p5। अब आपको ये पता है यहाँ पर ये क्या है, ये अपना यहाँ पर इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो हमें पता ही है, हर चीज़ क्या है, नेचर में अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या है, ये स्टेबल बन जाएगा। तो इट मीन्स इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो इसकी विश है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। जो इसकी टेंडेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टेबल होते हैं, तो जो भी इजीली स्टेबल हो जाएंगे एक या दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी होती है, वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, फिर उसके बाद ये एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो देखो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होती है, जनरल बात कर रही हूँ मैं पहले यहाँ पर, क्योंकि ये जो केस है ना, यहाँ पर ये एक्सेप्शन का केस है और पीरियोडिसिटी में से एक्सेप्शन के केस ही पूछे जाते हैं, चाहे वो इस तरह से ऑर्डर अरेंज करना हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले हो। ज़्यादा चांसेस जो बनते हैं क्वेश्चन के वो क्या है भी, एक्सेप्शन केसेस से ही बनते हैं। तो देखो सबसे पहले हम साइज़ को समझते हैं कि साइज़ कैसे वेरी करता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो साइज़ होता है वो क्या होता है, साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम शेल में क्या है, ऐड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, और उसकी वजह से साइज़ क्या है, यहाँ पर डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हो, तो साइज़ क्या है, इंक्रीज़ होगा। साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, न्यू शेल में ऐड होता जाता है। क्या है भाई, वो न्यू शेल में ऐड होता है। देखो जैसे आपने पढ़ा है, सोडियम है, फिर उसके बाद पोटाशियम है। तो सोडियम, पोटाशियम, यहाँ पर क्या होता है, लिथियम। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ होता है 2s1, यहाँ क्या होता है 3s1, यहाँ क्या है 4s1। इनकी जो वैलेंसी है वो तो सेम ही है, वैलेंसी तो सेम ही है 1, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल है
वो चेंज हो गए। देखो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, सेकंड, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4th है, तो इसका मतलब इनका साइज़ क्या है, पहले देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शेल यहाँ होगा। फिर सोडियम के लिए क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ चला गया, तो देखो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो साइज़ है वो क्या है, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप। साइज़ डिक्रीज़ कैसे हो रहा था, देखो यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोरोन के केस में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, देखो 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें वैलेंस शेल में 1s, ये ठीक है, ये 1s, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, तो सेकंड शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3, तो यहाँ पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन केस ऑफ कार्बन यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 2s2 2p2, यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, यहाँ पर क्या है सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट शेल के तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही भाई, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए थे, ये कर दिए, कभी आप समझो कि सिर्फ ये वाले हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ नाइट्रोजन जो वैलेंसी आएगी वो क्या आएगी, देखो 2s2 2p3, यहाँ से आएगी कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो अब देखो यहाँ पर जो सेकंड शेल है वही तो वैलेंस शेल है यहाँ पर। अब ये जो है देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने थे 3, यहाँ कितने हैं इसमें सेकंड शेल में, यहाँ पर कितने आ गए 4 आ गए इन केस ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन के केस में कितने हो गए भाई, यहाँ पर 5 हो गए। तो अब देखो जब सेम शेल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कितना था, न्यूक्लियर अट्रैक्शन 3 थी, यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो क्या है न्यूक्लियस के साथ इसकी जो अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ़्ट टू राइट मतलब पीरियड में चलते हो, अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो, तो जिसकी वजह से साइज़ क्या है यहाँ पर, अब ये अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, अपनी तरफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट क्या है, साइज़ डिक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम। अगर आपने पीरियोडिसिटी के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है ना, अगर साइज़ के ट्रेंड को, साइज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना उनमें से 90% तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ अपने आप हो जाती है अगर आपको साइज़ समझ में आ गया है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं जब जो एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो जितना छोटा साइज़ होगा उतना इजीली तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो पाएगा भाई, छोटा साइज़ है, छोटी जगह है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन क्या है आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ रही है भाई, मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, मोर नेगेटिव, बताया था। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। अब साइज़ देखो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो यहाँ से तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी तो देखो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। बट इन केस ऑफ अक्रॉस द पीरियड जो शेल है न्यूक्लियस से वो तो सेम ही रहा है, वो तो सेम ही है ना, जैसे अभी यहाँ पे इनके केस में देखा, सबके केस में, तो यहाँ पर तो क्या है सेकंड ही शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल का तो इलेक्ट्रॉन नहीं, जो बाहर से आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हो उस तक के डिस्टेंस, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो न्यूक्लियस से जब ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो इसकी अट्रैक्शन है वो भी कम होगी। अगर ये अट्रैक्शन कम फील करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, टेंडेंसी वो भी कम होगी। तो आप बोल सकते हो कि साइज़ इंक्रीज़ होने से यहाँ पर क्या होता है, लेस नेगेटिव आती है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को देखते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसको सेट अरेंज करते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। अब फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस होते हैं ये। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है यहाँ पर भाई, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। तो इनको ग्रुप वाइज हम अरेंज कर देते हैं। अब आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सल्फर एंड क्लोरीन क्या है भाई, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, फिर यहाँ आएगा क्या भाई, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, ऑक्सीजन के ग्रुप में कौन होता है, सल्फर, और यहाँ पर क्लोरीन। अब देखो ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है
और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अगर ग्रुप की बात करें तो ये 17 ग्रुप है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है 16 ग्रुप है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं ना, देखो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अगर इनको क्या चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये स्टेबल बन जाए, तो इनकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो आप ये बोल सकते हो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है वो किसके लिए होती है भाई, ग्रुप 17 के लिए होती है। किसके लिए होती है, ग्रुप 17 के लिए होती है। तो इसका मतलब इन दोनों से ज़्यादा तो किसकी आएगी, इसकी आएगी। इसका मतलब तो ये हो गया ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, सल्फर से ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। फ्लोरीन की ज़्यादा आएगी किससे भाई, ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की ज़्यादा आएगी किससे, सल्फर से। अब देखो यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और अगर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ पर क्या है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक ही चाहिए था, तो इसलिए फ्लोरीन की ज़्यादा आई किससे, क्लोरीन से, सॉरी फ्लोरीन की और क्लोरीन की ऑक्सीजन और सल्फर से ज़्यादा आ गई। अब ये तो क्या है, हमने कैसे देखा, अक्रॉस द पीरियड देखा, बट आप टॉप टू बॉटम देखो। टॉप टू बॉटम में हमने क्या देखा, साइज़ इंक्रीज़ होता है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव बनती है, लेस नेगेटिव बन रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा आनी चाहिए किससे भाई, क्लोरीन से। यही तो एक्सपेक्टेड है, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। और इन केस ऑफ ऑक्सीजन और सल्फ़र, यहाँ पर क्या है, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बट ये दोनों ही रॉन्ग है, ये दोनों ही रॉन्ग है यहाँ पर। अब इसका रीज़न क्या है, ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, एक्सेप्शन केस। क्या बनता है भाई यहाँ पर, एक्सेप्शन केस। वो केस क्या है, देखो यहाँ पर जो फ्लोरीन है और जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ये क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। और क्या होता है भाई यहाँ पर, ये अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है। तो इनका साइज़ भी क्या होता है, स्मॉल होता है अपने उसमें, अपने ग्रुप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे स्मॉल साइज़ ऑक्सीजन का, यहाँ पर सबसे स्मॉल साइज़ फ्लोरीन का। तो अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड शेल में ही देखो, ये जैसे फर्स्ट शेल ये हो गई, और सेकेंड शेल में ही देखो यहाँ पर क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए भाई, हाँ ये बन गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियर के साथ अट्रैक्शन शो करने की बजाय क्या करता है, रिपल्शन फील करता है। ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये अट्रैक्शन की बजाय क्या है, ज़्यादा क्या फील करता है, रिपल्शन। हो यहाँ पर अट्रैक्शन भी रही है, बट अट्रैक्शन क्या है, डोमिनेट हो जाता है। मतलब अट्रैक्शन को कौन डोमिनेट कर देता है, रिपल्शन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड शेल में क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर्स ज़्यादा है। क्या है भाई, उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्शन की बजाय क्या है, रिपल्शन को ज़्यादा फील करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरीन में इतना मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता जितना आराम से क्या है क्लोरीन में हो जाता है। क्लोरीन के लिए भी देखो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही है, क्लोरीन के लिए भी वैलेंस शेल में क्या है भाई 7 इलेक्ट्रॉन ही है। बट उसके केस में क्या है, जो वैलेंस शेल है वो क्या है भाई यहाँ पर थर्ड है। क्या है भाई, थर्ड वैलेंस शेल है। तो अब इससे क्या है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है और जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की आपस में भी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो जाएगी भाई। थर्ड शेल है तो सेकंड शेल में थोड़े क्लोज रहेंगे, क्लोज रहेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपस में अट्रैक्शन की बजाय यानी कि इसको आने ही नहीं देंगे, अट्रैक्शन की बजाय क्या रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो गेन करता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन इजीली करता है, तो वो कौन करता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन करता है। कौन करता है, क्लोरीन करता है। एक्सपेक्टेड क्या था, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, बट नहीं होती है। रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द स्मॉल साइज़। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या है, रिपल्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है भाई, लेस नेगेटिव हो जाती है। किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ पर ये वाला तो हो गया है रॉन्ग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। सेम रीज़न किसके केस में आएगा, ऑक्सीजन और सल्फ़र के केस में आएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, रिपल्शन को ज़्यादा फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन। इसी वजह से यहाँ पर भी क्या है, जो ट्रेंड बनेगा करेक्ट वो क्या बनेगा, सल्फ़र की ज़्यादा आएगी किससे भाई, ऑक्सीजन से। तो अब देखो अपने पास करेक्ट जो ट्रेंड है इनके डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, वो क्या है, ये वाले हैं और ये वाले हैं। अब इन चारों एलिमेंट्स को अरेंज करो भाई। पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, इस तरह से हैं कुछ, पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, इस तरह से हैं। देखो इसको इरेज करके यहाँ पर थोड़ा क्लियर लिखते हैं।
ये कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। अब इनको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई, होनी चाहिए थी यहाँ पर क्या भी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, बट फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, क्लोरीन की आएगी, क्योंकि अभी बताया सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ग्रुप 17 की, तो इसीलिए क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन चारों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा बनेगी। तो सबसे पहले आ गया क्लोरीन। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है फर्स्ट नंबर पे, और ना ही बी में, तो ये क्या हो गया है, कट हो गया। अब या तो सी बनेगा या फिर डी बनेगा। अब क्लोरीन के बाद देखो क्या आएगा ज़्यादा, फ्लोरीन आएगा या फिर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है 17 के ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, फिर इसके बाद फ्लोरीन होगा, फिर इसके बाद इन दोनों में से ज़्यादा किसकी है भाई, सल्फ़र की, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में क्या एक्सेप्शन लगेगा। तो सबसे लेस नेगेटिव किसके लिए आई है, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर देखो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, बट ये आपको अच्छे से समझाने के पर्पज से था, ताकि आपको समझ में आ जाए और भी क्वेश्चंस इस तरह के आप अटेम्प्ट कर पाओ खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो लुईस एसिड कैन नॉट बी। यहाँ पर पूछा है कि लुईस एसिड क्या नहीं हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि लुईस एसिड होते क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो लुईस एसिड्स देखो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी हमने पढ़ी है ना, क्या पढ़ा था उसमें, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें आप क्या बोलते हो भाई, लुईस एसिड्स बोलते हो। क्या बोलते हो, लुईस एसिड्स बोलते हो। तो लुईस एसिड बेसिकली क्या होते हैं, जो क्या होते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी आप उन्हें क्या, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जिसके पास डेफिशिएंसी होगी वही तो एक्सेप्ट करेगा। अब भाई जिसके पास जितने होने चाहिए उतने प्रेजेंट है या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। जिसके पास जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी वो वही तो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें आप क्या बोलते हो भाई, लुईस एसिड्स बोलते हो। तो लुईस एसिड्स को आप क्या बोल सकते हो, साथ में इलेक्ट्रोफाइल्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल्स मतलब लविंग, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिनके पास उसकी कमी होगी। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते सफिशेंट तो ये क्यों ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स भी नहीं कहोगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेज आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो सकते हैं, कटायंस हो सकते हैं भाई, जिनके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है उनके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कटायंस हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स है, जो फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स में बेसिकली क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं कैसे जनरेट होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से। कैसे बनते हैं अभी, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है, यानी कि जो बॉन्ड पेयर बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पर कार्बन ने ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर रखा है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। अगर यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज की तो क्या है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएंगे। तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गए तो दोनों के पास क्या है, इस तरह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, पेयर नहीं है सॉरी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप इसे क्या बोलते हो, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल जो है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो वो बन सकते हैं यहाँ पर क्या भाई, लुईस एसिड्स बन सकते हैं, कटायंस हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, साथ में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो क्या है, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, लाइक जैसे BF3 है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बोरोन है, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी क्या है भाई, यहाँ पर ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ये फ्लोरीन आ जाता है इस तरह से, 3 फ्लोरीन आ जाती है, ये 7 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं। यहाँ पर ये बोरोन है, क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, इस बोरोन के साथ क्या है, शेयर करता है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर फॉर्म करता है। इसी तरह से सेम यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखो अभी भी इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, जब ये क्या करता, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। बट यहाँ पर स्टिल अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जैसे देखो जो मिथेन है, मिथेन के केस में क्या होता है, कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में, और इसने हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर ऐसा BF3 के केस में तो नहीं हुआ। तो ये क्या है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो कंप्लीट करने के लिए ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पर आप इसे एज ए लिगेंड्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि कुछ लिगेंड्स ऐसे भी मिल सकते हैं आपको, जो क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं, तो वो भी लुईस एसिड्स बन जाएंगे। और क्या है, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स आ गए, साथ में ही कार्बीन्स, जो कार्बीन्स होती हैं, कार्बीन्स क्या होती हैं, देखो इस तरह से कार्बन होता है, ठीक है, ये एक सिंगल क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और क्या है, दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। उस 4 इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने बॉन्ड पेयर बनाने में यूज़ कर लिए हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल 4 होता है ना, तो एक जो पेयर है वो क्या है, एज ए लोन पेयर बच गया है यहाँ पर। बट ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका जो ऑक्टेट है वो अभी इनकम्प्लीट ही है। देखो टोटल कितने हुए हैं, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 हो गए, 2 ये हैं और 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन गए। तो एक बॉन्ड पेयर से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 ही हैं। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बीन्स भी क्या बन जाएंगे भाई, किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, लुईस एसिड्स के बन जाएंगे। और ऐसे ही नाइट्रीन्स भी क्या है, लुईस एसिड बनेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जब एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है, जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है, एक बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लेता है यहाँ पर, तो इसके पास 2 लोन पेयर क्या है, एज इट इज़ रह गए। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, नाइट्रीन बन गया। बट इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं अभी यहाँ पर, 2 लोन पेयर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन बॉन्डेड है। यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो इस तरह से फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन्स, ये सब भी किसके एग्जाम्पल बन गए, लुईस एसिड्स के बन गए। अब देखो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो देखो कार्बिन की बात कर रहा है, तो कार्बिन तो लुईस एसिड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो यहाँ पर क्या है भाई, लुईस एसिड है। क्या है ये, लुईस एसिड है। तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, नॉट, जो लुईस एसिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो अनायन। तो अनायन तो क्या होता है, जिनके ऊपर क्या होता है अभी, नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से Cl नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल आयन है, F नेगेटिव है। तो ये सब, तो यहाँ पर तो क्या है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम नहीं, किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, लुईस बेस बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो लुईस एसिड नहीं है, तो ये लुईस बेस है, मतलब लुईस एसिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। सी देखो कैटायन और लिगेंड, ये अभी मैंने एक्सप्लेन ही किया, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं अभी, लुईस एसिड की तरह। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या दिया हुआ है, देखो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ Mn+2। मैग्नीज आयन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्सिल आयन है। इनके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इनको ऑप्शन से करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो बैलेंसिंग वाला मेथड होता है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो होता है वही हिट एंड ट्रायल मेथड, इधर मल्टीप्लाई करके देखो, इधर मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फिर बाद में हम रिडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, उसमें 2 मेथड्स दिए गए हैं। उन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम ऐसी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। बट अब आपके पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्या है भाई, वो उस तरह से उस मेथड से सॉल्व करने बैठो। तो आप क्या है, डायरेक्ट ऑप्शंस उठाओ, जो भी ऑप्शंस आपको लगते हैं देखने से, जिस भी ऑप्शन का आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करके देखो। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद इस तरह से 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस के साथ लगा के देखो कि क्या आंसर आता है और रिएक्शन बैलेंस होती है नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न पेपर तो है नहीं जो मेथड्स देखा जाएगा कि भाई कैसे सॉल्व किया आपने, कौन सा मेथड यूज़ किया है, करेक्ट है या फिर स्टेप्स ठीक लिखे हैं नहीं लिखे हैं, भाई ये तो टिक करना है आपको। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन रॉन्ग वाला बता देती हूँ, फिर इसके बाद राइट वाला बता दूंगी कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। ठीक है, चारों ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे, एक रॉन्ग वाले से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक राइट वाले से। तो देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं, क्या है 2, 16 और 10, क्या है 2, 16 और 10। अब ये जो कोफिशिएंट है किसके लिए दिए हुए हैं ऑप्शन में आपको, देखो इसके लिए, क्योंकि इसी के लिए तो पूछा है क्वेश्चन में, इसी के लिए पूछा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये होगा 2Mn+2, इसका मतलब यही है। यहाँ पर क्या है 16 CO2 होगा प्लस में और 10 OH नेगेटिव होगा। ओके, ये है, इसके लिए कोफिशिएंट दिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बैलेंस करके देखना है कि क्या ये बैलेंस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट लिखो, क्या है देखो रिएक्टेंट MnO4 नेगेटिव
प्लस में C2O4 नेगेटिव, ये ऑक्जेलिक एसिड से बना है, प्लस में ये KMnO4 से बना है और ये वाटर। ओके, अब देखो ऑप्शन लगा के देखो, मतलब ये वाला, ये हमने यहाँ पर सेट तो कर ही दी हैं, अब इनको मैच करके देखो। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2 मैंगनीज़ है तो इस साइड भी 2 होने चाहिए, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने कार्बन है यहाँ पर देखो, 16। कितनी कार्बन है भाई, 16, और कोई कार्बन नहीं है यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर भी कितनी कार्बन होनी चाहिए, 16, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं अभी, 10, या फिर आप ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है देखो, 5। कितने हाइड्रोजन है भाई यहाँ पर, 5, और सॉरी 10 है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 10 ही ऑक्सीजन है, 10 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या है, ये 10 हो गए, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, आप 10 से करके देख लो, चलो, क्योंकि यहाँ पर ये 10 ऑक्सीजन है ना, ये तो 5 2 10, ये तो हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है, आप किसी से भी करके देख लेना, काउंट एक ही बात है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो आंसर बनेगा वही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, 2 मैंगनीज़, 2 मैंगनीज़, तो मैंगनीज़ तो यहाँ पर बैलेंस है इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर कार्बन को देखो क्या है, कितनी कार्बन है, 8 2 16, यहाँ पर भी कितनी है, 16, तो यहाँ पर 16 कार्बन भी बैलेंस है। अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन को उठाओ, 4 2 8, 4 2 8, प्लस में यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, 8 4 32, प्लस में 5 2 सॉरी यहाँ पर 5 ही ऑक्सीजन आएगी, तो यहाँ पर आपने कर दिया 5, ऐड करो तो कितना आ गया, 45। कितना आ गया भाई, 45। अब यहाँ पर ये कितनी ऑक्सीजन है, 45 है। हाइड्रोजन देख लो साथ के साथ ही, 5 2 10, 10 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में चेक करो, मैग्नीज तो हमने देख लिए थे, कार्बन भी देख लिए थे, ये ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही वेरी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन काउंट करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर O2 है, 16 यहाँ है, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा भाई, 32, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 10, ये 10 है ना यहाँ पर, तो कितना आ गया, 42 ऑक्सीजन आ गई। अब यहाँ पर देखो ये आई नहीं है सेम, आप चाहो तो यहाँ पर 10 भी करके देख लो, 10 करके देखोगे तो देखो हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 10 2 20 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर कितने रहेंगे, क्योंकि ये तो आपने फिक्स कर लिया ना, यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं। तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मतलब जो इसका आंसर है वो वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके सामने इसके कोफिशिएंट को लिख देना है। तो इसके कोफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पर ये 2 है, ये 10 है, और यहाँ पर ये कितना है, 16 है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, ये MnO4 नेगेटिव, प्लस में C2O4 नेगेटिव, प्लस में H2। अब बैलेंस करके देखो, 2 मैंगनीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 कार्बन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 16 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 नहीं भाई, 16 से करना पड़ेगा, 8 नहीं 16 से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 16 है, तो यहाँ पर आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक कर लो दोनों साइड, 2 मैंगनीज़ 2 मैंगनीज़, तो ये तो हो गई बैलेंस। अब इसके बाद ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन को काउंट करो, 4 2 8, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 5 4 20, और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किया था, तो प्लस में 16, तो ये कितना हो गया है देखो, यहाँ पर ये बन जाएगा, ये 28 प्लस में 16, तो ये कितना आ गया देखो, यहाँ पर ये आएगा 44। कितना आ गया भाई, यहाँ पर 44 आ गया। यहाँ पर चेक करके देखो ऑक्सीजन, 10 2 20, प्लस में 16, कितनी भाई 16, तो ये कितनी आ गई 36। यहाँ पर हमने ऐड गलत कर दिया क्या, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या है, सॉरी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 नहीं भाई, ये यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये 8H2 है, क्या है 8H2 है, तो यहाँ पर क्या है 8 यहाँ से आ जाएगी ऑक्सीजन, तो ये कितना आ गया देखो 28 प्लस में 8, 28 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 36, तो अब आ जाएगी, तो यहाँ पर ये 8 हो गया। फिर इसके बाद देखो ऑक्सीजन भी आ गए, इसी तरह से हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। हाइड्रोजन देखो कितने, 8 2 16, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 8 2 16, और यहाँ पर भी कितने हैं 16 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस हो गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाई इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है, इसलिए ये वीडियो मुझे लगती है बड़ी हो जाएगी, या फिर इसके भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। क्या है देखो क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, और इसमें से आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सी रिएक्शन नहीं होता, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप होता है, और इसमें क्या होता है,
एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से सब्सटेंस से क्या होते हैं, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से एक तो क्या है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है रिडक्शन प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट को एक्सप्लेन करती हूँ, एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूँगी और फिर डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, बाकी दो ऑप्शन में आप खुद चेक करके देखना। यहाँ पर क्या देखो क्लोरीन, जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, जब भी कोई एलिमेंट कोई एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पर देखो क्लोरीन की ही दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहीं से बात आ रही है समझ में वैसे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बट फिर भी आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि जिसमें एक अलग ही है तो फिर तो कोई नीड नहीं है चेक करने की, बट अगर आपको डाउट रहता है तो भी आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखेंगे क्लोरीन के लिए, यहाँ पर तो -1 ही आ जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या है, देखो जिसके लिए कैलकुलेट करनी होती है उसको x लिखते हैं, तो x ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, और ओवरऑल चार्ज क्या है माइनस है, तो ये -1, तो x इज इक्वल टू में -1 प्लस में 2 तो क्या आ गया +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +1। तो देखो एक बार इंक्रीज़ हो रही है एक बार डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऐसे देखो सेकंड ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इससे वाटर प्लस में ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अलग होगी, यहाँ पर अलग मिलेगी, यहाँ अलग मिलेगी, ठीक है। आप ये खुद से चेक करके देखना। फिर सी ऑप्शन में देखो P4, ये फॉस्फोरस है अपनी एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पर इससे ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको फॉस्फोरस के, तो ये भी क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पर क्या है सल्फ़र, और इस सल्फ़र से देखो एक ही सल्फ़र वाला आपको क्या है प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यही क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये सोडियम का मत समझना कि सोडियम वाले आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर भी +1 रहेगी, क्योंकि ये क्या है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो आपको पता है आयोडीन पे -1 ही होगा, और सोडियम के लिए फिर क्या बचेगा +1 बचेगा, और सेम यहाँ पर भी क्या आएगा +1 ही होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ क्या है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी नहीं है। अगर यहाँ पर सल्फ़र का एक और कोई प्रोडक्ट होता तब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बन सकता था, बट अभी फ़िलहाल ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखो आपको, नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पर नॉन आयरन ओर पूछा है, तो नॉन आयरन ओर का मतलब क्या है, जिसमें आयरन मेटल प्रेजेंट नहीं होता है उसे आप बोलते हो नॉन आयरन ओर। अब ये सारे ऑप्शन को देखते हैं, ये सब आपको ओर्स ही दिए हुए हैं, तो देखो इस तरह से आपको ओर्स के नाम क्या होते हैं, ओर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उनमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होती हैं, ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो यहाँ पर नॉन आयरन ओर में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है डैट इज़ चाल्कोसाइट। क्या दिया हुआ है आपको, चाल्कोसाइट, तो ये क्या है कॉपर का ओर होता है, किसका ओर होता है कॉपर का, और इसका फॉर्मूला होता है CU2S। अब उसने नॉन आयरन ओर पूछा था, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉपर है, आयरन तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है आपको, सिडेराइट। क्या दिया हुआ है सिडेराइट, ये आयरन का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है FeCO3, ये कार्बोनेट ओर होता है आयरन का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द कार्बन ओर ऑफ आयरन, ठीक है, कि भी कार्बोनेट और कौन सा होता है आयरन का, आपको 4 ऑप्शंस दिए हो और उसमें से आइडेंटिफाई करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ देखो आपको, आयरन पायराइट, तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें आयरन प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है FeS2। क्या होता है अभी FeS2। फिर नेक्स्ट है लिमोनाइट, ये भी क्या होता है आयरन का ही ओर होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, और यहाँ पर क्या होता है अभी 3 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। रेस्ट वाले फॉर्मूले में हम यहाँ पर x लिखते हैं, बट यहाँ पर इन केस ऑफ लिमोनाइट जो इसका ओर होता है, इसमें यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 3 होते हैं। आयरन के देखो 2 और होते हैं जो आप याद रख सकते हो कौन कौन से, एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट, दोनों का फॉर्मूला भी याद रखना है, काफ़ी मिलता जुलता ये फॉर्मूला है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और हेमेटाइट का होता है Fe2O3। तो ये सब क्या है यहाँ पर आयरन की ओर से, और अपना आंसर हमें मिल ही गया था, क्या है भी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मेटलर्जिकल प्रोसेस से ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखो आपको, 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं और उन रिएक्शन के नाम दिए हुए हैं कि ये वाली रिएक्शन ये है। आपको एक तरह से मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको करेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है करेक्ट पूछा है, मतलब बाकी 3 गलत होंगे एक करेक्ट होगा।
फर्स्ट है देखो जिंक ऑक्साइड का, आपने मतलब जिंक ऑक्साइड लिया यहाँ पर और उसकी रिएक्शन आप कर रहे हो कार्बन के साथ और हीट करते हो, तो यहाँ पर जिंक मेटल अलग बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्मेल्टिंग। तो बिल्कुल करेक्ट है, जब आप कार्बन के साथ मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो वो क्या होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखो, आपको जिंक का और दिया हुआ है। कैसा और है, सल्फाइड और है। तो जिंक सल्फाइड का जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, आपको ऑक्साइड मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक सल्फाइड से क्या बन गया है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया है और SO2 गैस क्या है यहाँ पर, साइड प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। ऐसा इन्होंने अपने ऑप्शन में दिया है बट ये रॉन्ग है। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली ओर को कन्वर्ट करना ऑक्साइड्स में, मेटल के ओर को कन्वर्ट करना मेटल के ऑक्साइड्स में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं। कैसे, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। कैसे हीट करते हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। और अब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है, या फिर आप बोल सकते हो एयर रहती है। या तो ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई करनी है रिएक्शन को करने के लिए, या फिर अब्सेंस में ही रिएक्शन को कराना है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट उसको हीट करते हैं तो और क्या होता है, आपको उस मेटल के ओर से उसका ऑक्साइड मिल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, इसके पॉइंट्स तो बता दिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए। कैसे यूज़, किसके लिए यूज़ करते हैं अभी, कार्बोनेट्स ओर्स के लिए यूज़ करते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, कैल्सिनेशन C से C, कार्बोनेट्स, ठीक है। तो कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट्स के लिए होता है। बट यहाँ पर आपको कौन सा और दिया हुआ है, सल्फाइड और दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग मैचिंग है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, वैसे भी हमें अपना आंसर तो मिल ही गया है। सी ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो आपको जिंक कार्बोनेट। अब ये ऑप्शन देखते ही देखो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोनेट और के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। क्या करते हैं अभी, कैल्सिनेशन करते हैं। हो गया ना ये पॉइंट क्लियर, क्योंकि अभी तो एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर क्या है, जो सल्फाइड के ओर होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। क्या करते हैं, रोस्टिंग। सल्फाइड के ओर के लिए हम क्या करते हैं अभी, रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सेम ही प्रोसीजर है बट करने का जो वे है, जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, मेटल का ओर होता है, कौन से टाइप के ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं मेटल के। उन्हें आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर स्ट्रांगली हीट करते हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ही हीट करेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। वहाँ पर क्या था, लिमिटेड अमाउंट या फिर एब्सेंस था, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस है। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, जिंक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड ही मिलेगा, और साथ में क्या है, ये SO2 गैस मिल जाती है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, तो क्योंकि ये सल्फाइड और के लिए है, तो ये पॉइंट इस तरह से होंगे। ये कैल्सिनेशन जो दे रखा है आपको, ये कैल्सिनेशन बनेगा, और यहाँ पर ये रोस्टिंग बनेगा। तो दोनों ऑप्शन आ गए होंगे समझ में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी। अब ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है, जब भी आप किसी का मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, और उसमें कैथोड और एनोड पे आपको रिएक्शन देखने को मिलती है और प्रोडक्ट मिलती है। तो यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, सब्सक्रिप्ट में फ्यूज़ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या तो यहाँ पर मोल्टन होना चाहिए था या फिर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए था, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7। ये pH POH वाले टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या गिवन है, ए सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻5 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 1000 टाइम्स द pH ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन विल बी। यहाँ पर देखो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है जिसकी मोलारिटी ये है, आपने इस सॉल्यूशन को 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है, इट मीन्स इसकी मोलारिटी में चेंज आएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, 1 लीटर दूध लिया है, उस दूध की वॉल्यूम अभी कितनी है, 1 लीटर है। बट अगर आपने उस 1 लीटर मिल्क में, दूध में आपने क्या किया, थोड़ा सा अगर वाटर ऐड कर दिया, सपोज ½ लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वहाँ पर क्या है, उस मिल्क की जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गई ना। अब वो जो मिल्क का वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 1.5 लीटर हो गया, 1.5 लीटर हो गया है। तो सेम ऐसी क्या है, यहाँ पर जो ओरिजिनल मोलारिटी दी हुई है आपको, जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है, 10⁻⁻5 है। बट अगर जब आप उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट करोगे, इट मीन्स उस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है, चेंज हो जाएगी। और इस सॉल्यूशन के लिए क्या पूछा है, pH पूछा है। देखो सॉल्यूशन आपको कैसा गिवन है, बेसिक। सॉल्यूशन कैसा गिवन है, बेसिक। पूछा क्या है उसने, POH। अब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करके क्या है, pH को फाइंड आउट करना पड़ेगा। pH प्लस में POH इज इक्वल टू में क्या होता है, 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन है ना, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या फाइंड आउट करते हो, POH। तो यहाँ पर आप क्या है, पहले POH को फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 में से, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर pH की वैल्यू आ जाएगी।
अब देखो सबसे पहले क्या है, पहले न्यू मोलारिटी को फाइंड आउट करते हैं कि न्यू वॉल्यूम जो आया है, जो न्यू वॉल्यूम आपने बनाया ना 1000 टाइम्स, इसको इतने टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन की मोलारिटी बनेगी वो कितनी बनेगी। तो देखो यहाँ पर आप इसे m1 कंसीडर कर सकते हो, m1v1 मोलारिटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू में m2v2। तो m1 कितना है, देखो यहाँ पर मोलारिटी कितनी है 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई में, ऐसा सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जब सॉल्यूशन की मोलारिटी इतनी है तो इसका वॉल्यूम कितना है, x लीटर है, कितना मान लिया हमने, x लीटर मान लिया। तो यहाँ पर x ले लिया इज इक्वल टू में m2, ये आपको फाइंड आउट करना है। v2 उसने क्या बोला है 1000 टाइम्स, तो यानी कि जो भी यहाँ पर v1 है उसका 1000 टाइम्स करना है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्टिंग में 10 ml लिया है, अगर आपने स्टार्टिंग में 10 ml लिया है और इसे अगर आप 10 टाइम्स करते हो, तो 10 टाइम्स करने का मतलब क्या है कि आपने इस 10 ml को 10 टाइम्स क्या किया है, ऐड किया है, 10 टाइम्स क्या है भाई, इसको ऐड किया है, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर अगर स्टार्टिंग वाला x था तो 1000 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कितना हो गया 1000x हो गया। अब ये m2 फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई में x, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू में m2, x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये जो 1000 है आप इसे 10⁻³ मतलब 3 भी लिख सकते हो। अब ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 10⁻⁻5 तो एज इट इज़ है ही। अब ये बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो -3 -5 को जब आप ऐड करोगे तो क्या है 10⁻8 आ गई मोलारिटी। तो 1000 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन की मोलारिटी आई है वो कितनी आ गई भाई 10⁻⁸। अब हमें मोलर सॉल्यूशन तो पता लग गया, बट यहाँ पर अभी आपके पास टोटल हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, देखो जो NaOH है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है 100% आयनाइज हो जाते हैं, 100% कंप्लीट क्या है आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये जब इसकी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आई है वो कितनी आ गई 10⁻8 आ गई। अब आपने इसको डाइल्यूट किया है किसमें, वाटर में, तो वाटर में डाइल्यूशन करने की वजह से यहाँ पर क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसकी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आएगी, इस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी तो आएगी क्योंकि यहाँ पर आपने डाइल्यूशन किया है। तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे वो कहाँ कहाँ से बनेंगे, इस बेस के भी होंगे और किसके, वाटर के भी इंक्लूड होंगे। तो टोटल हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कैसे आएगी, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कैसे आएगी भाई, ये जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है बेस का इसकी कंसंट्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, प्लस में जो वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन है इसकी कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला टॉपिक पढ़ा था, डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जब भी वाटर का क्या होता है आयनाइजेशन होता है तो वहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है यानी कि जो H पॉजिटिव आयन रहते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन रहती है क्या होती है, सेम होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है ये 10⁻⁷ आ जाएगी, कितनी होती है अभी वो 10⁻⁷ होती है, तो यहाँ पर ये आ गया 10⁻⁷। अब यहाँ आपसे क्या है देखो 10⁻⁷ कॉमन आ सकता है और यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर देखो 10⁻⁻1 प्लस में यहाँ से ये तो बाहर चला गया है तो यहाँ पर आ गया है +1। अब 10⁻⁻1 का मतलब क्या है कि 1/10 प्लस में 1, तो यहाँ पर जब आप ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 11/10, कितना आ गया 11/10। तो यहाँ पर ये बन गया 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में 11/10। अब ये 10 जो है इसकी पावर 1 है, मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं ना इसे। तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो 10⁻⁷ इंटू में 10⁻1 और मल्टीप्लाई में 11। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो भी 10⁻⁸ बन गया इंटू में 11। तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आई है वो कितनी आ गई भाई 11 मल्टीप्लाई में 10⁻8। अब क्या करेंगे, POH फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे POH फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपके पास ये क्या आई है टोटल हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आई है। तो ये क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप ये पुट कर दो तो वैल्यू कितनी आई है भाई आपके पास, ये आई है 11 मल्टीप्लाई में 10⁻⁸। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है log A इंटू में B, ये क्या होता है इज इक्वल टू में होता है ये log A प्लस में B। तो यही वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन को बाहर रखेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा log A की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पर 11 प्लस में B की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर कितनी दी हुई है आपको 10⁻⁸। तो यहाँ पर देखो हमने एक और लॉगरिथम पढ़ा था कि log ऑफ जब भी किसी की पावर में होता है तो वो पावर क्या होती है आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा B log ऑफ A। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव पावर ही आगे आएगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ यहाँ पर 8 ये आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आगे आ जाती है तो log 10,
ये आ गया। अब देखो नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है log 11 की वैल्यू कितनी होती है 1.04। log 1 से लेकर log 11 तक जो वैल्यूज़ है वो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो log 11 की वैल्यू कितनी आएगी 1.04, और यहाँ पर log 10 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1 होती है। तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 आ गया। अब यहाँ पर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन ब्रैकेट के क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये 8 क्या है यहाँ पर प्लस का बन जाएगा, और ये 1.04 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू 8 में से यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आएगा भाई 6.96 आएगा। कितना आएगा 6.96। तो यहाँ पर जो POH की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई भाई 6.96 आ गई। बट देखो क्वेश्चन में उसने आपसे POH नहीं पूछा है, क्या पूछा है पीएच पूछा है। क्या पूछा है पीएच पूछा है। तो पीएच हम यहाँ पर इस वाले रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 14 में से जो पीओएच की वैल्यू आई है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या है 14 माइनस 6.96 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7.04। कितना आएगा 7.04। तो ऑप्शन में देखो इसके आसपास या फिर सेम आंसर दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर डी देखो 7.05। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या है देखो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या है यहाँ पर देखो 6.95 भी दिया हुआ है, बट ये जो 6.95 है ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर पीओएच की आएगी, पीएच की नहीं आएगी, किसकी आएगी ये पीओएच की वैल्यू है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है पीएच की वैल्यू, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा वो बी नहीं क्या आएगा भी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना पीएच पीओएच आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका रिलेशन क्या होता है, तो ये सब हमने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वो वाली वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे मत पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत यहाँ पर आ गया, गलत टाइप हो गया। अब ये क्वेश्चन जो करेक्ट है वो क्या है, वैल्यू बतानी है आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की हीलियम एटम की, और आपको आंसर्स क्या है कांस्टेंट की टर्म्स में दिए हुए हैं इस तरह से। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा 109,677 इंटू में 4 पर सेंटीमीटर। तो ये होती है किसके लिए भी रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए वैल्यू होती है, किसके लिए हीलियम के लिए। तो इसका ये कांस्टेंट है तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। ये तो अलग है, यहाँ पर तो रेशो फाइंड आउट करना है हीलियम का हाइड्रोजन से। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन क्या था, हीलियम एटम के लिए आपको क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। तो आपको 4 ऑप्शंस ना इस तरह से कांस्टेंट के टर्म्स में ही दिए हुए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये है। तो आप इसे डायरेक्ट ही लर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है देखो। द कोरोजन इज़ कोरोजन क्या होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं सारे ऑप्शंस को नहीं बता रही हूँ, देख रही हूँ, सिर्फ करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं क्योंकि कोरोजन के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो कोरोजन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि खुद से ही एक बार होना स्टार्ट होती है तो होती रहती है। इलेक्ट्रोकेमिकल, पता है ना कोरोजन रस्टिंग जो होता है, आपने देखा है ना कि अगर आयरन एक बार कोरोड होना स्टार्ट होता है तो वो होता ही रहता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, एनोड कैथोड वाली रिएक्शन होती है यहाँ पर। और क्या होता है, मेटल का डिटोरिएशन होता है, मेटल क्या है यहाँ पर डिग्रेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हर ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ गलत दिया होगा। देखो इसमें बता दिया आर्टिफिशियल है, रॉन्ग हो गया। ये नेचुरल है, यहाँ पर बोल दिया नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। फिर डी में आपको बोल दिया आर्टिफिशियल भी है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी है। तो इसलिए देखो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ देखो। यहाँ पर आपको sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम फाइंड आउट करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसा एक क्वेश्चन EMRS TGT साइंस के पेपर में भी आया था। तो और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि NVS और EMRS और DSSS का सिलेबस जो है केमिस्ट्री का वो सेम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल गिवन है उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर sp2 और sp फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, नॉन 1 2 4 5 टेट्राइन 7 आइन। नॉन किसके लिए होता है, 9 कार्बन के लिए। टेट्रा का मतलब क्या है 4, मतलब कि 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है। 7th पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। आइन किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, नॉन मतलब 9 कार्बन आपको ड्रॉ करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए।
यहाँ पर भाई नंबरिंग भी कर देते हैं साथ के साथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, ये 4th, 5th, 6th, 7, 8 और 9। अब क्या है, जिस जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपको दिए हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं, उनको पुट कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, वैलेंसी कंप्लीट करके फिर आप फाइंड आउट करो कि sp2 आएगा या फिर sp आएगा। तो देखो 7th पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो 7th पोजीशन कौन सी काउंट होगी भाई, ये वाली 7th कार्बन ये है, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फिर क्या बोला है फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला हो गया, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। फिर सेकंड पे डबल बॉन्ड, ये आ गया भाई, फर्स्ट कार्बन ये था, सेकंड कार्बन ये है। फिर इसके बाद 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। फिर 5th पोजीशन पे, तो 5th कार्बन ये है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हो गई डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 2, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 2 है। इस कार्बन ने अपने सारे बॉन्ड फॉर्म कर लिए। यहाँ पर क्या है, एक ही वैलेंसी बची है, 3 बना रखे हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो एक ही बचा है। इसके केस में देखो 3 बना रखे हैं, यहाँ पर भी एक बचा है। यहाँ पर अगेन दोनों साइड डबल बॉन्ड है, मतलब सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस वाले कार्बन ने 3 बना रखे हैं, यहाँ पर H आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन ने, 7th कार्बन ने देखो चारों बॉन्ड बना रखे हैं। इस वाले कार्बन ने भी अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर रखी है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। यहाँ पर क्या है भाई, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3। अब सारे कार्बन की हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि क्या बनेगी। आपको एक बात याद रखनी है बस, जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है वहाँ पर sp2 आएगा, डबल बॉन्डेड से है sp2 बनेगा, सिंगल बॉन्ड से है sp3 आएगा, और अगर कोई ऐसा कार्बन है दोनों साइड ही डबल बॉन्ड है तो भी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और आप किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है या फिर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, भले ही आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना आता हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं भाई, यहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं इस वाले कार्बन ने। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड के लिए क्या बताया, डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया, sp2, तो इट इज़ sp2 कार्बन। इस वाले कार्बन ने देखो ये कुछ ऐसा है, sp2 मतलब 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं, sp2 नहीं है, 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, तो ये क्या बनेगा, sp, तो सेकेंड कार्बन इज़ sp। फिर थर्ड वाला कार्बन देखो, एक डबल बॉन्ड बना रखा है इसने, एक डबल बॉन्ड बना रखा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा sp2। क्या बन जाएगा भी, sp2। फिर 4th वाला कार्बन देखो, अगेन एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, sp2। यहाँ पर कार्बन के दोनों साइड क्या है भी, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर sp बन गया है। फिर यहाँ पर इस कार्बन के यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, sp2। और ये वाले कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, सॉरी भाई ये भी हाँ ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 7th कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, sp। और ये वाले कार्बन का भी ट्रिपल बॉन्ड sp। और इस वाले कार्बन ने क्या है, अपने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में sp3 आएगा। बट क्वेश्चन में sp3 के लिए तो पूछा ही नहीं है, तो इस वाले कार्बन को तो हम देखेंगे नहीं। अपने क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है भाई, हमें बताना है sp2 और sp के लिए, तो इन्हें काउंट करो। देखो कितने sp2 है, 1 2 3 एंड 4। कितने sp2 आ गए भाई, 4 sp2 यहाँ आ गए हैं। अब इसके बाद देखो क्या है, sp काउंट करो, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर क्या है, sp आई हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखो sp2 भी 4 दिया हुआ है, sp भी 4 दिया हुआ है, ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ तब ये दिख जाएगा। देखो यहाँ पर ये sp भी 4 है, ठीक है। और इस कार्बन की अभी बताई थी यहाँ पर कितनी थी भाई, क्या थी, sp2 थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C2H2Cl2 इज़। ये आइसोमेराइजेशन से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, और आइसोमेराइजेशन इस बार भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आपको ये टॉपिक भी करना है। इस टॉपिक पे भी हमने वीडियो को बनाया हुआ है, ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, बट स्ट्रक्चर वालों को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीजीटी के पेपर में स्ट्रक्चर वाले ही पूछे जा सकते हैं। अभी इसके आइसोमर के और भी पार्ट्स बन सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग टीजीटी के अकॉर्डिंग वो वाले कराए थे जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, मुझे लगा वही पेपर में मतलब पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं। क्या दिया हुआ देखो, C2H2Cl2,
मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बनाओ, सबसे पहले बना लिया। अब कार्बन है तो इनके बीच में एक बॉन्ड तो एटलीस्ट हो गई। भाई एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 हो 3 हो, बट एक बॉन्ड तो इन्होंने बना ही रखा होगा ज़रूर। तो यहाँ पर ये आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो तो सॉरी सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, देखो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगानी है तो 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन इसके पास होगी, एक हाइड्रोजन इसके पास होगी। अब कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन आएगी, एक क्लोरीन ये हो गई, एक क्लोरीन ये हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पर C2H2Cl2 का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये क्या है, यहाँ पर बेसिकली आप इसे क्या बोल सकते हो, इथीन तो है ही है। क्या बन जाएगी, देखो इथीन क्या होती है, इथीन क्या होती है, C2H4, ये इथीन होती है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये इस तरह से, ये क्या है, यहाँ पर इथीन है। क्या किया है यहाँ पर, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें, ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ये क्या किया है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके प्लेस पे क्या लगा दिया इन्होंने, क्लोरीन लगा दिया। तो है तो ये इथीन ही, क्या है भाई, ये इथीन ही है, डाइक्लोरोइथीन है, क्योंकि 2 क्लोरीन दे रखी है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डाइक्लोरोइथीन बन जाएगा। अब इसके आइसोमर्स देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल है। तो देखो एक तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सिसो ट्रांसफॉर्म बनेगी। तो एक तो क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर ये बन सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और क्या है, ये दोनों ही सेम ही कार्बन पे क्या है, क्लोरीन लगे हुए हैं। एक तो ये बन सकता है, यहाँ पर ये क्या है, 1 1 फर्स्ट कार्बन पे ही है ना, देखो 2 ही तो कार्बन है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 1 डाई क्लोरो इथीन। एक तो ये आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, एक ये इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और कौन सा पॉसिबल है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये जो क्लोरीन दिए हुए हैं ना, जो क्लोरीन है यहाँ पर, ये सेम कार्बन एटम पे ना होकर ना क्या हो, डिफरेंट कार्बन एटम पे हो। तो डिफरेंट कार्बन एटम पर भी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है, 2 है, मतलब वो भी 2 वे में हो सकती है। एक तो ये कि डिफरेंट कार्बन एटम पे तो प्रेजेंट है, बट क्या है, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। जैसे देखो समझ में आएगा कैसे, एक क्लोरीन इस कार्बन पे है, एक क्लोरीन इस कार्बन पे है। अब ये डिफरेंट कार्बन पे तो हो गई है, बट दोनों ही जो क्लोरीन है वो क्या है, सेम साइड पर आ गई, दोनों ही क्या है, सेम साइड पर आ गई और सेम साइड पर क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए। तो ये कौन सा यहाँ पर आइसोमर बोलते हैं जिसमें सेम साइड पे होता है, सिस होता है, क्या होता है, सिस आइसोमर होता है। तो आप इसे बोल सकते हो सिस 1 2। अब देखो ये 1 1 डाइक्लोरो था क्योंकि सेम कार्बन पे क्लोरीन लगा था, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, या फिर आप 1 इसे भी बोल सकते हो, 2 इसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 2 सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसमें ये जो क्लोरीन है, ये जो हमने सेम साइड पे लगाए हैं कार्बन के, ये क्या लगे हो, डिफरेंट साइड पे लगे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है एक। तो ये ऐसे हो सकते हैं। अब जब ये डिफरेंट साइड्स पे, अपोजिट साइड्स पे हो गए हैं, तो इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्म। सेम साइड पे होते हैं तो सिस, अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो ट्रांस। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। अब देखो इन 3 स्ट्रक्चर के अलावा इसका कोई भी और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। जो वीडियो मैं बता रही हूँ आइसोमर वाली, उसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको करना नहीं है, वो करना है, वो तो आपको मस्ट ही करना है, क्योंकि उसका तो थोड़ा सा आपको 10th क्लास के उसमें भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है। 2 ही टाइप वहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने तो सारे एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, देखो मिथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। यहाँ पर मिथेन की प्रिपरेशन का मेथड पूछा है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन की जो प्रिपरेशन है, ये आपको करनी है, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ भी है और ये वैसे भी करनी है, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कार्बन टॉपिक आपके 10th क्लास में है, तो थोड़ा बहुत आप अप लेवल मान के चल सकते हो कि पूछा जा सकता है, और ये तो स्पेसिफिकली वहाँ पर मेंशन भी है सिलेबस में। क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन क्या मेथड होता है भाई, हाइड्रोजिनेशन जो मेथड होता है वो क्या होता है अभी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अल्कीन्स क्या है, अल्कीन्स क्या होती है, देखो मिथेन, यहाँ पर सारा खेल क्या है, देखो ऑप्शंस को आप ध्यान से देखोगे ना, जब सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये सभी मेथड्स क्या हैं, प्रिपरेशन के लिए ही है, किसकी, अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। बट यहाँ पर जो मिथेन है, जो सबसे पहला मेंबर होता है अल्केन का, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, उसके लिए पूछा है इसने, यहाँ पर मिथेन के लिए पूछा है। तो मिथेन क्या होता है, CH4। और जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन होती है वो क्या होती है, 2 कार्बन वाली होती है। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या है,
जो बनाना है आपको, मीथेन बनाना है, तो मीथेन तो 1 ही कार्बन का है, तो ये वाला मेथड तो देखो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, अल्कीन 2 कार्बन होंगे। और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब आप एडिशन करते हो हाइड्रोजन का निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है CH3। तो ये अल्केन तो प्रिपेयर कर सकता है, इट इज़ एन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ये अल्केन के प्रिपरेशन का मेथड है। बट ये स्पेसिफिकली मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड होते हैं अल्कीन में। भाई डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, मिनिमम कितने, 2 कार्बन होने चाहिए, तभी वो क्या है, अल्कीन बनेगा। बट आपको तो 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, आपके पास हैलोअल्केन होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और उसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, सोडियम के साथ कराते हो, और साथ में आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, अल्केन्स ही मिलता है। क्या मिलता है, अल्केन्स ही मिलता है। अब देखो अल्काइल हैलाइड लेना है, तो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, CH3Br बोल दो, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर CH3Cl सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इससे सिंपल और क्या बनेगा भाई, एक कार्बन का हैलोअल्केन के लिए अगर आप हैलोअल्केन बना रहे हो, अल्केन बना रहे हो, तो उसमें एक कार्बन तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या है ये, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल्स लेने पड़ते हैं आपको, किसके भाई, जो भी आप यहाँ पर हैलोअल्केन लेते हो। तो यहाँ पर ये CH3 इस तरह से बनेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करते हो, तो ये क्या करता है, 2NaCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, CH3 और ये CH3। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, सबसे जो सिंपलेस्ट यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अल्केन मिलेगा, क्या है, और 2 ही कार्बन वाला मिलेगा। भाई 2 कार्बन वाला मिलेगा ना, क्योंकि इसमें क्या करना होता है आपको, अल्काइल हैलाइड लेना होता है एज ए रिएक्टेंट। अब इसमें और सिंपलेस्ट इससे क्या लोगे, हैलोअल्केन, और एक कार्बन का तो होना ही चाहिए। अब एक कार्बन का तो हो गई, तो यहाँ पर इसको भी कंबाइन करने से क्या आपको 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर सी ऑप्शन देखो, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें भी सेम इसी तरह से क्या है, मिथेन नहीं बन सकता है, ये इस मेथड की लिमिटेशन होती है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। इसको हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो देखो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन बनेगा। कैसे बनेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, मिथेन प्रिपेयर हो सकता है। कैसे, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर जैसे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX। और इसकी रिएक्शन अगर आप क्या करते हो, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन, अगर आपने ये रिएक्शन कर दी, अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होती है, मेटल होती है, अच्छी मेटल है, तो यहाँ पर इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी अल्काइल पार्ट है, आर क्या है यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन पार्ट के लिए, अल्काइल पार्ट के लिए, तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि मेटल है, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर कार्बन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर ये H पॉजिटिव और ये क्या है, OH नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो H है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा RH प्लस में ये यहाँ पर बन जाएगा MgOH और ये X। तो इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर ये क्या बना है, अल्केन। क्या बन गया, यहाँ पर ये अल्केन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मिथेन प्रिपेयर करके बताती हूँ आपको। ये तो जनरल रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहाँ पर मैं इसके साथ ही मतलब मिथेन ही बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो आपने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्लस में आपने हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर ऐड किया, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, सॉरी हाँ पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, तो ये इसके पास जाएगा, तो ये क्या है CH4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है MgOHX। तो यहाँ पर हो गया ना प्रिपेयर मिथेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। देखो आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। जो आयुपैक नोमेनक्लेचर वाला जो वीडियो है ना, उस वाली प्लेलिस्ट को आप देखना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में जो DSSB के लिए हमने स्टार्ट की थी, उसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे रूल्स को भी डिस्कस किया हुआ है, और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर सी, 1 इथाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये रिंग है, ठीक है। सारी साइक्लिक कंपाउंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, साइक्लो लिख के, और फिर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो साइक्लोहेक्सेन।
फिर यहाँ पर क्या है, देखो एक मिथाइल है, 2 कार्बन के लिए यहाँ पर इथाइल है, फिर 1 2 3 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या है, प्रोपाइल दिया हुआ है। अल्फ़ाबेटिकली आपको इन्हें लगाना है, तो यहाँ पर क्या है, 1 इथाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो हमने शायद लास्ट मेल शिफ्ट के पेपर में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे देखो मुझे सारे ऑप्शंस तो ध्यान नहीं है आपको क्या दिए हुए थे, बट शायद जो यहाँ पर आंसर बनेगा ना, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ही आंसर उस क्वेश्चन का भी था। आई मीन वहाँ पर भी ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए थे कि यही ऑप्शन आंसर आया था। क्या आएगा यहाँ पर, C2H5OH आएगा। ये क्या होता है, C2H5OH अल्कोहल है। और जो आइडोफॉर्म होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो कौन से कंपाउंड्स देते हैं, या तो मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के लिए क्या होनी चाहिए, ये वाली लिंकेज। अब ये वाली लिंकेज एंड पे होनी चाहिए, जिनके पास भी ये वाली लिंकेज होती है वो कंपाउंड्स एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और दूसरा जिनके पास भी CHOH H, ये इस तरह से कुछ लिंकेज होती है, CH3 इस तरह से कुछ लिंकेज जो होती है, वो वाले कंपाउंड्स क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखो C2H5OH जो है ये क्या है, यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये आप इसे ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो CH3CHOH, और इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो। तो ये देखो ये बन गई ना, यहाँ पर ये बन गई ना यहाँ पर लिंकेज, यही वाली जो यहाँ पर बता रही थी। तो जिनके पास भी ये वाली लिंकेज होती है और ये वाली होती है, वो क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इस वाले टेस्ट के ऊपर भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी को भी ये टेस्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कंपाउंड देते हैं, अच्छे से समझना है, क्या रिएक्शन होती है, तो वो वाली वीडियो को आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप का आप बोल सकते हो। जब भी आप कोई TGT PGT का पेपर देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट के रिगार्डिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, देखो आपको, द वर्ड सिरेमिक स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर ये पूछा है कि जो सिरेमिक वर्ड्स है वो उसका क्या मतलब है। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर डी, बर्न्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 16, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर्स आर मेड ऑफ। जो प्रेशर कुकर के हैंडल्स बने होते हैं किसके बने होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब कि HDPE। बी ऑप्शन है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, सी ऑप्शन है बेकेलाइट, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पॉलीप्रोपीन। तो ये सभी पॉलीमर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। ये पॉलीमर टॉपिक से क्वेश्चन है, और पॉलीमर टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, या तो मोनोमर दिया होगा पॉलीमर पूछेंगे, पॉलीमर दिया होगा मोनोमर पूछेंगे, या फिर यूजेस के बेसिस पे जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब देखो, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, प्लास्टिक बोटल्स बनाने में, और क्या है, कटिंग बोर्ड्स बनाने में, जो चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, कटिंग बोर्ड्स होते हैं, पाइपिंग वगैरह बनाने में यूज़ होता है। जो बेकेलाइट है इसका आपने देख ही लिया, प्रेशर कुकर मतलब इसके हैंडल्स बनाने में बेसिकली इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर होते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। फिर जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है ये भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाने में यूज़ करते हैं। पॉलीप्रोपीन जो होता है ये प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। और क्या है, इससे प्लास्टिक पार्ट्स बन सकते हैं मशीन के, फाइबर्स, टेक्सटाइल्स, ये सब यहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं। और जो बेकेलाइट होता है ना, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है भाई, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो पॉलीमर है ये इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या है भाई, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू। यहाँ पर कार्बन फाइबर का स्ट्रक्चर बताना है कि किससे सिमिलर होता है, फुलरीन से, ग्रेफाइट से, डायमंड से, ठीक है, कार्बोरिंडम से। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है भी, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट से इसका कार्बन फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है। कैसे होता है, जो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना कार्बन फाइबर का, वो और जो ग्रेफाइट है दोनों में क्या होता है, शीट्स ऑफ जो कार्बन होते हैं ना वो अरेंज होती है एक रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में। क्या होता है, देखो दोबारा से सुनो, जो कार्बन का फाइबर है और जो ग्रेफाइट है दोनों के ही केस में जो कार्बन एटम्स होते हैं अरेंज होते हैं एक रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में। ग्राफीन शीट्स बोल सकते हो, ग्राफीन शीट्स कह सकते हैं कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, या फिर दोनों सब्सटेंसेस में जो डिफरेंस है एलोट्रॉप्स में, कार्बन फाइबर में और ग्रेफाइट में, वो क्या होता है, इंटरलॉकिंग शीट्स। यानी कि जो इनकी शीट्स बन रही है ना वो आपस में किस तरह से एक दूसरी यूनिट से कनेक्ट हो रही है, उसमें डिफरेंस होता है। बट यहाँ पर अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों में ही क्या होता है, हेक्सागोनल पैटर्न प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पर एंड होता है हमारा आज का डिस्कशन, और ये कंप्लीट हो गया है फीमेल शिफ्ट का जो पेपर का डिस्कशन था फर्स्ट शिफ्ट के लिए। अभी 2 शिफ्ट के पेपर और बच गए हैं फीमेल शिफ्ट के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।